हेलो स्टूडेंट्स, हमारे कक्षा 12 के पृष्ठीय रसायन वाले अध्याय में आज हम इसमें विशोषण और मतलब अधिशोषण और उससे संबंधित कुछ अन्य जो है परिभाषाओं का अध्ययन करेंगे। तो इसमें एक परिभाषा आती है बेटा विशोषण। विशोषण का अर्थ होता है किसी अधिशोषक पदार्थ के पृष्ठ से अधिशोष्य पदार्थ का पृथक्करण। अधिशोषक पदार्थ के पृष्ठ पर उपस्थित जो अधिशोष्य पदार्थ है उसका पृथक्करण। ये पृथक्करण जो है, इस पृथक्करण को हम नाम देते हैं बेटा विशोषण। अधिशोषण में पृष्ठ पर पदार्थ जुड़ता है और विशोषण की क्रिया में पृष्ठ पर उपस्थित पदार्थ जो है वो पृथक होता है। तो इस तरह ये क्रिया, पृथक होने की जो क्रिया होती है, इस क्रिया को हम नाम दे सकते हैं विशोषण। अब बेटा इसी के बाद अगला इसमें एक टर्म आता है अवशोषण। देखिए, अवशोषण का अर्थ क्या होता है? अवशोषण का अर्थ होता है जब कोई एक पदार्थ किसी अन्य पदार्थ के अंदर प्रवेश कर जाता है और एक समान रूप से वितरित हो जाता है। जब एक पदार्थ दूसरे पदार्थ के अंदर प्रवेश कर जाए और उसमें एक समान रूप से वितरित हो जाए तो इस घटना को हम नाम देंगे अवशोषण। अधिशोषण में पृष्ठ पर एकत्रीकरण होता है, अवशोषण में स्थूल में एकत्रीकरण होता है। स्थूल मतलब पदार्थ के अंदर एक समान रूप से पदार्थ का वितरण हो जाता है। तो ये घटना कहलाती है आपकी अवशोषण। तो अब हम इसको, अगर हम अधिशोषण और अवशोषण में अंतर के रूप में अगर इसको देखें तो इसमें कुछ अंतर होते हैं। एक तो है अधिशोषण और दूसरा है अवशोषण। देखिए, अधिशोषण का अर्थ क्या है? अधिशोषण जो है एक पृष्ठीय प्रक्रम होता है। पृष्ठीय प्रक्रम का मतलब पृष्ठ पर संपन्न होने वाली घटना, और ये जो है एक आंतरिक भाग प्रक्रम है। आंतरिक भाग प्रक्रम का मतलब पदार्थ के अंदर संपन्न होने वाली घटना है। फिर बेटा दूसरा अंतर क्या होता है? अधिशोषण प्रारंभ में तीव्र गति से होता है। प्रारंभ में इसकी गति जो होती है तीव्र होती है, लेकिन जैसे जैसे समय बढ़ता जाता है, समय के बढ़ने के साथ साथ अधिशोषण की जो गति है उसमें कमी होती चली जाती है। पहले तीव्र गति से होगा और समय बढ़ता जाएगा, अधिशोषण की गति में क्या होगी? कमी होगी। तथा समय के साथ गति कम होती है। इसमें अवशोषण जो होता है एक समान वेग से संपन्न होता है। अवशोषण की क्रिया जो होती है वो एक समान वेग से संपन्न होती है। फिर अधिशोषण में पृष्ठ पर सांद्रता बढ़ती है, पदार्थ के पृष्ठ के ऊपर सांद्रता में वृद्धि होती है, और अवशोषण की जो क्रिया होती है इसमें स्थूल में पदार्थ
समान रूप से वितरित होता है। वितरित होता है। तो इस तरह बेटा अधिशोषण और अवशोषण में ये कुछ इसके प्रमुख अंतर है। अधिशोषण पृष्ठ पर संपन्न होने वाली घटना है। अवशोषण आंतरिक भाग में पृष्ठ पर न होकर अंदर की ओर संपन्न होने वाली घटना है। अधिशोषण की क्रिया प्रारंभ में तीव्र गति से होती है और जैसे जैसे समय बढ़ता जाएगा अधिशोषण की जो गति है उसमें कमी आती जाएगी। अवशोषण जो होता है वो एक समान वेग से संपन्न होता है और तब तक चलता है जब तक पूरे पदार्थ में समान रूप से पदार्थ का वितरण ना हो जाए। ये पृष्ठ पर सांद्रता में वृद्धि करता है, तो पृष्ठ पर सांद्रता बढ़ेगी और इसमें स्थूल में पदार्थ एक समान रूप से वितरित होगा। ऐसा नहीं कि अंदर किसी हिस्से में सांद्रता अधिक हो जाए और दूसरे हिस्से में सांद्रता कम हो जाए। पूरे के पूरे स्थूल में पदार्थ एक समान रूप से वितरित होता है। तो इस घटना को हम नाम दे सकते हैं यहाँ पर अवशोषण। अब इसको हम एक उदाहरण दें, जैसे सिलिका जेल द्वारा नमी का अधिशोषण, सिलिका जेल द्वारा नमी का अधिशोषण और यहां पर निर्जल कैल्शियम क्लोराइड द्वारा नमी का अवशोषण। तो ये बेटा उदाहरण का एक अंतर भी इसमें सम्मिलित किया जा सकता है। तो इस तरह से अधिशोषण एक अलग घटना होती है और अवशोषण एक अलग घटना है। अधिशोषण पृष्ठ पर संपन्न होता है, अवशोषण आपका पदार्थ के आंतरिक भाग में संपन्न होने वाला एक प्रक्रम होता है। इसके बाद बेटा इसी तरह से एक और घटना होती है एक अन्य घटना है शोषण। अब बेटा शोषण का अर्थ क्या है? शोषण का अर्थ होता है अगर अधिशोषण और अवशोषण दोनों घटनाएं एक साथ संपन्न हो। अधिशोषण की क्रिया भी हो रही है और अवशोषण की क्रिया भी हो रही है। अगर अधिशोषण और अवशोषण दोनों घटनाएं साथ साथ संपन्न होती हैं तो ये जो घटना होती है इसको नाम दिया जाता है शोषण। अधिशोषण और अवशोषण अगर साथ साथ संपन्न हो रहा है तो इसे नाम दिया जाता है शोषण। अब बेटा इसके कई सारे उदाहरण, जैसे आपका हाइड्रोजन गैस, हाइड्रोजनीकरण की जो क्रिया होती है, हाइड्रोजनीकरण की क्रिया में निकिल, प्लेटिनम, पैलेडियम इनको उत्प्रेरक के रूप में प्रयोग में लाया जाता है। तो हाइड्रोजन गैस का सबसे पहले इन धातु उत्प्रेरक की सतह के ऊपर अधिशोषण होता है। हाइड्रोजन गैस धातु उत्प्रेरक की सतह के ऊपर सबसे पहले अधिशोषित होती है और इसके अधिशोषण के पश्चात जो गैस थी वो सतह के अंदर विसरित हो जाती है, यानी पदार्थ का अवशोषण हो जाता है। तो पहले अधिशोषण और फिर अवशोषण, पहले अधिशोषण और फिर अवशोषण। इस प्रकार से बेटा ये घटनाएं आपकी जो है संपन्न होती है। फिर भाई इसका दूसरा एक उदाहरण, जैसे किसी कपड़े को आप रंगना चाहते हैं तो कपड़े को रंगने के लिए हम क्या करेंगे? हम उसको रंजक के विलयन में डालेंगे। तो सबसे पहले कपड़े के जो रेशे होते हैं, कपड़े का रेशा क्या करता है? रंजक के अणुओं को अपनी सतह पर अधिशोषित करता है। कपड़े का रेशा रंजक अणुओं को अपनी सतह पर अधिशोषित करता है और वो रंजक अणु उसके बाद सतह के अंदर की ओर विसरित हो जाते हैं, अर्थात उनका अवशोषण हो जाता है। तो अपन इसको कई प्रकार के उदाहरणों से समझा सकते हैं। एक और अपन उदाहरण लें चौक का। चौक
लिखने वाला। और चौक को अगर अपन फाउंटेन पेन की स्याही के अंदर डुबोएं, चौक को फाउंटेन पेन की स्याही के अंदर अगर डुबोया जाए तो चौक आपको बाहर से एकदम नीला दिखाई पड़ेगा। नीले कलर की स्याही में डुबोएंगे, आपको चौक जो है बाहर से एकदम नीले रंग का दिखाई पड़ेगा। अब आप उस चौक को तोड़ करके देखिए, तो जब चौक को आप तोड़ करके देखेंगे तो वो चौक जो है अंदर से गीला तो होगा, चौक अंदर से गीला तो होगा, लेकिन चौक अंदर से नीले रंग में प्रदर्शित, नीला रंग प्रदर्शित नहीं करेगा। अंदर सफेद ही रहेगा, जबकि बाहर उसकी सतह क्या हो गई, नीले रंग की हो गई। चौक अंदर गीला है और बाहर उसकी सतह क्या हो गई, नीले रंग की। मतलब इसमें क्या हुआ, रंजक के कणों का तो हुआ है अधिशोषण। चौक के जो आपका स्याही है, स्याही के जो कण हैं, नीले रंग उत्पन्न करने वाले जो कण हैं, उन कणों का चौक के द्वारा अधिशोषण किया गया, जबकि स्याही का जो विलायक है उस विलायक का चौक के द्वारा अवशोषण किया गया। तो इस तरह जब भी अधिशोषण अवशोषण दोनों घटनाएं एक साथ संपन्न होती हैं तो हम इसके लिए एक टर्म यूज करते हैं, शोषण। अधिशोषण भी हो अवशोषण भी हो तो इसे हम नाम दे सकते हैं शोषण। अब देखिए 3 टर्म हमने पढ़े अभी, एक अधिशोषण है, अवशोषण है और शोषण। इन तीनों को अगर हम तुलनात्मक रूप में देखें देखिए, पदार्थ सतह पर एकत्र हो रहा है तो ये घटना कहलाएगी, क्या कहलाएगी, अधिशोषण कहलाएगी। फिर पदार्थ अंदर एकत्र हो रहा है तो ये घटना क्या कहलाएगी, अवशोषण कहलाएगी। फिर एक और स्थिति, अब आप इसमें देखिए, पदार्थ अंदर भी है, अवशोषण, सतह पर भी है अधिशोषण। अधिशोषण प्लस अवशोषण मिलाकर के आप इसको कह सकते हैं शोषण। तो इस तरह से हम तीनों टर्म्स को जो है चित्रात्मक रूप में जो है एक साथ स्पष्ट कर सकते हैं। केवल सतह पर इकट्ठा हुआ तो अधिशोषण, अंदर इकट्ठा हो रहा है अवशोषण, सतह पर भी है और अंदर भी इकट्ठा हो गया तो इस घटना को नाम दिया जाता है शोषण। अब बेटा इसके बाद में अगला टॉपिक आता है अधिशोषण ऊष्मा। अधिशोषण ऊष्मा। अब बेटा देखिए, अधिशोषण ऊष्मा का अर्थ क्या है। अधिशोषण ऊष्मा का अर्थ होता है किसी अधिशोषक पदार्थ के पृष्ठ पर, किसी अधिशोषक पदार्थ के पृष्ठ पर एक मोल अधिशोष्य पदार्थ के अधिशोषित होने के दौरान मुक्त होने वाली ऊर्जा। भाई अधिशोषक क्या करता है, अधिशोष्य के कणों को सतह पर आकर्षित करता है और आकर्षण की जो क्रियाएं होती हैं वो सदैव ऊष्मा क्षेपी क्रियाएं होती हैं, यानी ऊर्जा हमेशा मुक्त होती है, यानी एक ऊष्मा क्षेपी प्रक्रम होता है। तो किसी भी अधिशोषक पदार्थ के पृष्ठ पर एक मोल अधिशोष्य पदार्थ के अधिशोषित होने के दौरान मुक्त होने वाली ऊर्जा या एंथैल्पी में होने वाला परिवर्तन, उसे हम कह सकते हैं अधिशोषण ऊष्मा या अधिशोषण एंथैल्पी। सदैव एक ऊष्मा क्षेपी प्रक्रम होता है जिसमें सदैव ऊर्जा जो है
बाहर मुक्त होती है। अब बेटा इसके बाद में अगला इसका टॉपिक आता है, छोटे छोटे टर्म्स चल रहे थे, अब इसमें एक थोड़ा सा बड़ा टॉपिक आपका आ रहा है, ये है अधिशोषण की ऊष्मागतिक संभाव्यता। अधिशोषण की ऊष्मागतिक संभाव्यता मतलब अधिशोषण होगा या नहीं होगा, इसे हम जो है ऊष्मागतिकी के आधार पर स्पष्ट करने का प्रयास करेंगे। अधिशोषण की क्रिया संपन्न होगी नहीं होगी, किन परिस्थितियों में होगी, इन सब बातों को हम केवल किसके माध्यम से स्पष्ट करना चाहेंगे, यहां पर ऊष्मागतिकी के माध्यम से। अब बेटा ऊष्मागतिकी में किसी प्रक्रम का होना या ना होना यह मुक्त ऊर्जा परिवर्तन के मान पर निर्भर करता है। अगर कोई भी प्रक्रम जिसके लिए डेल्टा जी का चिन्ह ऋणात्मक है, कोई भी ऐसा प्रक्रम जिसका गिब्स मुक्त ऊर्जा परिवर्तन ऋणात्मक है, संपन्न होता है, और अगर डेल्टा जी धनात्मक आए तो संपन्न नहीं होता है। यानी कोई भी प्रक्रम होगा या नहीं होगा, इसका निर्धारण करता है मुक्त ऊर्जा परिवर्तन डेल्टा जी। डेल्टा जी प्लस में है तो प्रक्रम बिल्कुल नहीं होगा, और डेल्टा जी माइनस में है तो प्रक्रम होगा। अब बेटा देखिए, इसमें डेल्टा जी के मान को निर्धारित करने के लिए एक समीकरण है, डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस। डेल्टा जी का मान ज्ञात करने के लिए समीकरण है डेल्टा जी इज इक्वल डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस। इसमें डेल्टा एच क्या है, एंथैल्पी परिवर्तन। डेल्टा एच क्या है, एंथैल्पी परिवर्तन, और ये एंथैल्पी परिवर्तन सदैव ऋणात्मक होगा। अभी हमने पढ़ा था अधिशोषण ऊष्मा सदैव ऊर्जा मुक्त होती है, मुक्त होती है मतलब ऊष्माक्षेपी प्रक्रम, और ऊष्माक्षेपी प्रक्रम का अर्थ हुआ डेल्टा एच का चिन्ह हर हालत में ऋणात्मक होगा। एक होता है बेटा डेल्टा एस। डेल्टा एस को आप कहते हैं एंट्रोपी परिवर्तन। अब बेटा ये एंट्रोपी क्या होती है? एंट्रोपी किसी भी तंत्र में पाए जाने वाली अस्त व्यस्तता, किसी भी तंत्र में मिलने वाली अस्त व्यस्तता यानी अव्यवस्था, उसको नाम दिया जाता है एंट्रोपी। अब देखिए, जैसे एक अधिशोषक पदार्थ है, अधिशोषक पदार्थ की सतह से ऊपर की ओर जो है गैस के कण मौजूद है। जब तक ये कण स्वतंत्र हैं, जब तक कण सतह से जुड़े हुए नहीं हैं, तब तक ये कण स्वतंत्र है, और जब तक ये कण स्वतंत्र होंगे तब तक अस्त व्यस्तता का मान सर्वाधिक होगा। अस्त व्यस्तता या एंट्रोपी अधिक होगी। लेकिन जैसे ही कण ये आकर के सतह पर जुड़ेंगे तो कण जुड़ने के बाद क्या होंगे, स्थिर हो जाएंगे, और जब कण जुड़ने के बाद स्थिर हो जाएंगे तो एक निश्चित स्थिति में आ जाएंगे, यानी इनकी अव्यवस्था के मान में पहले की तुलना में क्या होगी, कमी होगी। अगर कण स्वतंत्र है तो कहीं भी जा सकता है, यानी अव्यवस्था सर्वाधिक। जैसे ही कण सतह पर आकर जुड़ गया तो वो एक अपेक्षाकृत एक निश्चित स्थिति में आ गया, एक निश्चित व्यवस्था में बंधित हो गया, यानी पहले की तुलना में उसकी एंट्रोपी या अव्यवस्था के मान में कमी हुई है। और जब अव्यवस्था के मान में कमी होगी तो डेल्टा एस का चिन्ह क्या होगा, ऋणात्मक। डेल्टा एस का चिन्ह क्या हो जाएगा, ऋणात्मक हो जाएगा।
अब अपन यहां पर देखते हैं कि कौन कौन सी परिस्थितियां हैं जिनमें डेल्टा जी का चिन्ह माइनस होता है और जिनमें डेल्टा जी का चिन्ह जो है प्लस प्राप्त होता है। देखिए, पहली स्थिति, डेल्टा जी। अब देखो, डेल्टा एच का माइनस, चिन्ह माइनस का है, माइनस डेल्टा एस का चिन्ह भी माइनस का है, तो बेटा माइनस माइनस ये प्लस हो गया और ये माइनस है। आप ये देखिए, जी का चिन्ह प्लस होगा या माइनस होगा उसका निर्धारण करेगा ताप। जी का चिन्ह प्लस में आएगा या माइनस में आएगा उसका निर्धारण करेगा कौन? ताप। क्यों करेगा? डेल्टा एच माइनस में, एस माइनस में, एक माइनस आगे लग रहा है, माइनस माइनस मिलके हो गए प्लस। अगर प्लस बड़ा हुआ तो चिन्ह प्लस का आएगा और ये माइनस बड़ा हुआ तो चिन्ह माइनस का आएगा। यानी अधिशोषण का प्रक्रम होगा या नहीं होगा उसको निर्धारित करने वाला घटक कौन हुआ? तापमान। कैसे? कंडीशन फर्स्ट, यदि ताप कम है, अगर बेटा ताप का मान कम हुआ तो ताप का मान कम होने का मतलब हुआ कि टी डेल्टा एस का जो परिमाण होगा वो कम हो जाएगा। अगर ताप का मान कम आएगा तो टी डेल्टा एस का परिमाण कम होगा, और टी डेल्टा एस का परिमाण अगर कम है, यानी टी डेल्टा एस छोटा है, मींस माइनस माइनस प्लस, प्लस वाली राशि छोटी है और माइनस वाली राशि बड़ी है, तो फिर ऐसी अवस्था में डेल्टा जी का चिन्ह क्या होगा? ऋणात्मक। ऐसी अवस्था में डेल्टा जी का चिन्ह क्या होगा? ऋणात्मक होगा। और जब डेल्टा जी का चिन्ह ऋणात्मक होगा, इसका मतलब हुआ आपका स्वतः प्रक्रम। स्वतः प्रक्रम का अर्थ हुआ अधिशोषण संपन्न होगा। अगर तापमान कम है तो तापमान कम होने की परिस्थिति में टी डेल्टा एस का परिमाण छोटा, डेल्टा एच का परिमाण बड़ा, और डेल्टा एच का परिमाण बड़ा होने का मतलब डेल्टा जी का चिन्ह आपको ऋणात्मक रूप में प्राप्त होगा, और डेल्टा जी ऋणात्मक आने का मतलब हुआ प्रक्रम स्वतः संपन्न होगा। फिर बेटा दूसरी स्थिति, दूसरी स्थिति क्या है? यदि ताप अधिक हो, अगर ताप का मान अधिक है तो इसका मतलब ये निकलता है कि डेल्टा एच का परिमाण छोटा और टी डेल्टा एस का परिमाण बढ़ा। भाई ताप का गुणा हो रहा है डेल्टा एस के साथ, ताप बढ़ता जाएगा, टी डेल्टा एस का परिमाण बढ़ता जाएगा। और अगर टी डेल्टा एस का परिमाण बड़ा है मतलब माइनस माइनस प्लस की राशि बड़ी है, तो प्लस की राशि बड़ी होगी तो डेल्टा जी आपका धनात्मक, और डेल्टा जी धनात्मक का मतलब प्रक्रम संपन्न नहीं होगा, यानी अधिशोषण नहीं होगा। तो इसका एक मतलब ये निकल रहा है कि कम ताप अधिशोषण के लिए एक अनुकूल अवस्था है और तापमान की वृद्धि अधिशोषण के लिए प्रतिकूल अवस्था है। ताप कम होता है, वंडर वाल बल बढ़ जाते हैं, आकर्षण बढ़ जाता है, आकर्षण ज्यादा रहेगा तो सतह पर पदार्थ सरलता पूर्वक एकत्र होगा। लेकिन जैसे जैसे तापमान में वृद्धि होती है वंडर वाल बलों के मान में कमी आएगी और वंडर वाल बलों का मान घटता जाएगा, अधिशोषण की मात्रा में कमी होगी। एक बेटा तीसरी स्थिति को और विचार किया जा सकता है, अगर डेल्टा एच का परिमाण बराबर हो जाए टी डेल्टा एस से, यानी हम तापमान को इस प्रकार समायोजित करें
कि डेल्टा एच और टी डेल्टा एस दोनों का परिमाण समान हो जाए। तो जब दोनों का परिमाण समान हो जाएगा तो डेल्टा जी का मान आएगा 0। भाई ये वैल्यू बराबर हो गई, चिन्ह परस्पर विपरीत है, एक का प्लस एक का माइनस, तो परिणाम क्या निकलेगा, डेल्टा जी का मान 0। और डेल्टा जी का मान 0 होने का मतलब होता है साम्यावस्था। और यहां साम्यावस्था का अर्थ क्या है, यहां साम्यावस्था का अर्थ हुआ कि अधिशोषण की दर बराबर विशोषण की दर। अधिशोषण की दर और विशोषण की दर दोनों दर क्या होंगी, एक समान हो जाएंगी। तो इस तरह से हम अधिशोषण की ऊष्मागतिक संभाव्यता को डेल्टा जी के माध्यम से स्पष्ट कर सकते हैं। डेल्टा जी किसी भी प्रक्रम के लिए केवल अधिशोषण की बात नहीं हो रही, किसी भी प्रक्रम का डेल्टा जी प्लस में है तो वो संपन्न नहीं होता है, लेकिन अगर डेल्टा जी माइनस में होता है तो प्रक्रम आपका संपन्न होता है। तापमान कम है तो डेल्टा जी ऋणात्मक आ रहा है, अर्थात अधिशोषण होगा। तापमान बढ़ता है, तापमान की वृद्धि से टी डेल्टा एस बढ़ जाएगा, धनात्मक राशि बढ़ जाएगी, यानी डेल्टा जी प्लस में आएगा, अधिशोषण की क्रिया संपन्न नहीं होगी। अगर हम ताप को समायोजित कर लेते हैं कि डेल्टा एच और टी डेल्टा एस दोनों का मान, दोनों का परिमाण बराबर हो जाए, तो उस अवस्था में डेल्टा जी 0, और डेल्टा जी 0 होने का अर्थ हुआ साम्यावस्था, और साम्यावस्था का अर्थ हुआ कि अधिशोषण की दर और विशोषण की दर दोनों दर एक समान हो जाएंगी। तो इस तरह से हम अधिशोषण की संभाव्यता को, ऊष्मागतिक संभाव्यता को स्पष्ट कर सकते हैं।